जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल आर के गुरु में। आज जो चैप्टर हम पढ़ेंगे वो है चैप्टर नंबर 2, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। अब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस से इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक छोड़िए, हम पहले फंक्शंस को देखते हैं। फंक्शंस क्या होते हैं? सपोज कि हमारे पास कोई भी एफ सच दैट ए स्टैंड्स टू बी है। अब इसमें क्या होता है कि कोई एलिमेंट ऐसा है, एलिमेंट ए है जो बिलोंग करता है ए को, और कोई एलिमेंट बी है जो बिलोंग करता है बी को, और दोनों के दोनों जो एलिमेंट है ए बी वो बिलोंग करेंगे फंक्शन को एफ। कंडीशंस क्या होती है इसकी देखिए, फंक्शंस बनने की कंडीशंस होती है। ये फंक्शन कब बनेगा? देखिए क्या होता है कि अगर हमारे पास जो एलिमेंट ए बी है वो बिलोंग करते हैं एफ को, तो ए इक्वल टू अगर बी होता है तो फंक्शन ए इक्वल टू आना चाहिए फंक्शन बी, और ए डज नॉट इक्वल टू बी होता है तो एफ ए डज नॉट इक्वल टू आना चाहिए एफ बी, तब ये फंक्शन होगा। दूसरी कंडीशन से लगती है कि अगर कोई और फंक्शन से कि ए बी जो है वो बिलोंग कर रहा है सपोज एफ को, और ए सी भी बिलोंग कर रहा है एफ को, ठीक है, तो फंक्शंस बनने की एक कंडीशन हो जाती है कि जो b और c है वो कैसे इक्वल होना चाहिए, b इज इक्वल टू c होना चाहिए, तभी कोई फंक्शन बन पाएगा इस कंडीशन में, अदरवाइज फंक्शन नहीं बन पाएगा। फंक्शंस कई टाइप के होते हैं, जैसे स्क्वायर फंक्शन, क्यूबिक फंक्शन, लॉगरिथम फंक्शंस। फंक्शंस के बहुत सारे टाइप हैं, इतने सारे नहीं देखेंगे। दूसरी बात हमारे पास है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होते हैं? अच्छा, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमें समझ में आते हैं जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो, जैसे कि क्या हो जाएगा, साइन है, कोसाइन है, और टेंजेंट है, सेकेंट है, कोसेकेंट है, और कॉट को ले लेते हैं, और ये सारे के सारे ऐसा लिखते हैं जैसे साइन लिखा, कॉस लिखा, टेन लिखा, ठीक है। तो ये सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन इंक्लूड होते हैं, उसे बोला जाता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। पर एक और वर्ड आ गया यहाँ पर, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो ऐसे फंक्शंस जो क्या है ट्रिग्नोमेट्रिक, ऐसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो इनवर्स के फॉर्म में लिखा है। इनवर्स मतलब क्या होता है, जैसे कि एक्स लिखा है, एक्स का इनवर्स अगर हम बात करें, या 1/x को हम क्या लिखते हैं, एक्स इनवर्स लिखते हैं। वैसे ही वैसे ट्रिग्नोमेट्रिक जो फंक्शन रहेंगे वो साइन इनवर्स एक्स, और कॉस इनवर्स एक्स, और टेन इनवर्स एक्स, ठीक है, ये इनवर्स के फॉर्म में लिखे हुए हैं, ठीक। तो ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ना है। पर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सॉल्वेबल तब तक नहीं होते जब तक ये सॉल्वेबल होते ही नहीं है। साफ साफ बोले तो इन्वर्टिबल नहीं होते। इन्वर्टिबल होते हैं कौन से, जो या तो 1 हो, या तो नहीं 1 और ऑन टू हो, ऐसे फंक्शंस क्या हो जाएंगे हमारे पास, इन्वर्टिबल होते हैं। तो 1 और ऑन टू होता क्या है, चलिए 1 और ऑन टू की बात कर लेते हैं, क्योंकि फंक्शंस जो होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिकल, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, ये इन्वर्टिबल बनते हैं कि नहीं, ये देखें, ये तब इन्वर्टिबल होंगे जब फंक्शन 1 होगा और ऑन टू होगा। हम सिंपल सी लैंग्वेज में 1 और ऑन टू को समझ लेते हैं। सपोज कि हमारे पास एक कोई भी क्या है, एक्स है, इसे डोमेन ले लेते हैं, 1 2 3 ले लेते हैं। दूसरा हम ले लेते हैं वाई, इसमें ए बी सी डी ले लेते हैं। चलिए ये कब 1 होगा, कब 1 2 होगा, अभी चेक करते चलते हैं। सेकेंड लेते हैं ए और बी, इसमें भी सेम ले लेते हैं, एक्स वाई जेड ले लेते हैं, कोई बात नहीं, और यहाँ ए बी सी डी ले लेते हैं। चलिए अब देखिए 1 कब होगा फंक्शन, जब इसका एक एलिमेंट, मतलब इसे डोमेन बोलेंगे, क्या बोलेंगे, डोमेन, और ये हो जाएगा कोडोमेन, ठीक। इसका एक एलिमेंट कनेक्टेड हो कोडोमेन के एक एलिमेंट से, सिर्फ एक ही एलिमेंट से कनेक्टेड हो, तो उसे बोला जाता है 1 फंक्शन। 1 फंक्शन तभी होता है जब एक एलिमेंट डोमेन का कोडोमेन के एक ही एलिमेंट के साथ इमेज बनाता है अपनी, तो उसे बोला जाता है क्या, 1 फंक्शन। अब 1 तो हो गया हमारे पास, फिर ऑन टू क्या हो जाता है, ऑन टू फंक्शन। तो देखो ये वाला फंक्शन ऑन टू नहीं है, क्यों, क्योंकि इसकी जो रेंज है, एक्स की रेंज क्या हो जाएगा, जितने एलिमेंट की कोडोमेन के एलिमेंट के साथ कनेक्टेड रहेगा वही रेंज हो जाएगा। तो रेंज की बात करें तो रेंज इसका कितना हो जाएगा हमारे पास, 1 2 और 3,
जो रेंज है वो कितनी है हमारे पास 1, 2 और 3 है, किसकी, x की। पर हमने देखा इस y वाले में हमारे पास कोडोमेन में जो एलिमेंट है वो कितने हैं, 4 है, ठीक है। तो मतलब ये y सपोज कितना हो गया, 4 हो गया। तो r इज इक्वल टू वाई नहीं होता, जब तक कि r इज इक्वल टू वाई नहीं होता ये ऑन टू फंक्शन नहीं बन सकते। मतलब ऑन टू फंक्शन क्या हो जाएगा कि हमारे पास सारे के सारे एलिमेंट क्या होने चाहिए, कनेक्टेड होने चाहिए। ये वाला एलिमेंट भी कनेक्टेड नहीं है तो इसे भी कनेक्टेड कर लेंगे हम, ठीक है। ये वाला फंक्शन मतलब ये जो कोडोमेन है, ये कोडोमेन सपोज कोडोमेन y ले लेते हैं, इसकी रेंज कितनी है, तो रेंज कितने कनेक्टेड है इसके साथ, देखो 1 कनेक्टेड है, 2 है, 3 और 4, तो इसकी रेंज कितनी हो गई, 4। अब ये कोडोमेन देखा तो 1 2 3 4 एलिमेंट है, तो ये r इज इक्वल टू क्या हो जाता है, y हो जाता है। मतलब कि कोडोमेन के सारे जो एलिमेंट है अगर कनेक्टेड हो जाते हैं डोमेन के साथ तो उसे फंक्शन बोलेंगे ऑन टू फंक्शन, और नहीं होते हैं, और अगर ऐसा होता है कि एक ही एलिमेंट एक के साथ कनेक्ट हो रहा है तो उसे बोला जाएगा हमारे पास, बोलेंगे क्या, 1 1 फंक्शन। तो ये हो जाएगा 1 1 और ये हो जाएगा ऑन टू। अब 1 1 फंक्शन को हम क्या बोलते हैं, तो ये इंजेक्शन भी बोला जाता है और इसे बोला जाता है सर्जेक्शन, सर्जेक्टिव या इंजेक्टिव भी बोलते हैं इसे, ठीक है। तो हमारे पास ये इंजेक्शन सर्जेक्शन है, इंजेक्टिव सर्जेक्टिव बोलते हैं, ठीक। हमारे पास दोनों फंक्शन हो गए, पर एक और फंक्शन बनता है, एक और फंक्शन ले लेते हैं, यहाँ पर ले लेंगे, ठीक है। तो अगर इसमें ऐसा हो कि 1 2 3 है सपोज और 2 4 6 8 है, ये 1 जो है अगर हमारे पास 2 के साथ, एक से ज़्यादा के साथ कनेक्टेड है, और यहाँ पर सपोज ये कनेक्ट कर दिया हमने, इधर बदल लेते हैं, 7 ले लेते हैं, ठीक है। इसमें देखा 1 1 तो है नहीं ये फंक्शन, क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखो 1 1 हो नहीं सकता, क्योंकि इसमें क्या किया, इसे कनेक्ट किया, ये 2 के साथ कनेक्ट हो गया, एलिमेंट जो 1 है इसकी इमेज 2 के साथ है, 4 और 6 के साथ, ये 1 1 है ही नहीं। ऑन टू भी नहीं है, क्यों, क्योंकि इसमें एलिमेंट जो है सपोज ये इधर कनेक्ट हो गया, सपोज ये जो एलिमेंट है हमारे पास 8 ये लेफ्ट हो गया, अगर ऐसा लेफ्ट हो जाता है कोडोमेन में एलिमेंट तो ये क्या हो जाएगा, ऑन टू भी नहीं रहेगा, लेफ्ट नहीं होना चाहिए, सारे के सारे कनेक्ट होना चाहिए, तभी क्या हो जाएगा, ऑन टू हो जाएगा। तो ये फंक्शन ऑन टू भी नहीं है, 1 1 भी नहीं है, तो फिर मैनी वन है, क्या है, मैनी वन है, क्योंकि एक एलिमेंट कई के साथ क्या कर रहा है, अपनी इमेज बना रहा है, इसीलिए इसे क्या बोलेंगे, मैनी वन, ठीक है। पर कोई कोई फंक्शन क्या होता है कि 1 1 भी होता है, ऑन टू भी होता है, ठीक है। जैसे कि ये इसमें देखा एक के साथ कनेक्ट है और यहाँ पर 1 2 के साथ कनेक्ट है, पर सपोज अगर ऐसा होता है कि 1 2 3 है, इधर है ABC, सपोज ये 1 के साथ कनेक्ट है, मतलब ये 1 1 फंक्शन है। देखो 1 की इमेज 1 है, 2 की इमेज है, 3 की इमेज है, मतलब कि ये कौन सा फंक्शन हो गया, 1 1 तो हो गया, एक के साथ कनेक्ट है। दूसरा, इसमें कोडोमेन में कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जो रिलेशन ना बना रहा हो इसके साथ, डोमेन के साथ, तो इसमें यहाँ पर कोई भी लेफ्ट नहीं है, मतलब कि ये क्या है, ऑन टू भी है, तो इसे 1 1 ऑन टू फंक्शन बोलेंगे, या इसे बाइजेक्शन भी बोला जाता है या बाइजेक्टिव फंक्शन, ठीक है। तो ये 1 1 ऑन टू हो गया, क्लियर। पर जब हम इसे देखेंगे कि हमारे पास प्रिंसिपल वैल्यू, अलग अलग ब्रांचेस की प्रिंसिपल वैल्यूज़ क्या होती है, जैसे साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स ब्रांच है, टेन इनवर्स है, तो इसकी प्रिंसिपल वैल्यूज़ क्या होती है, तो देखिए फंक्शन इन्वर्टिबल होगा तभी तो प्रिंसिपल वैल्यूज़ के ऊपर ध्यान देंगे। तो हम उसका ग्राफ देखते हैं, सपोज कि हमारे पास कोई भी एक साइन का ग्राफ पढ़ लेते हैं, साइन एक्स का ग्राफ पढ़ लेते हैं, तो ये ग्राफ है, अब ग्राफ में हम देखते हैं कि ये हो गया हमारा सपोज π/2, ये हो गया पाई, 3π/2, 2π, 5π/2, सिमिलरली इधर हो जाएगा π/2 माइनस में पाई, 3π/2, 2π, और ये इसकी रेंज ले लेते 1 2 3। अब देखिए साइन का ग्राफ पढ़ रहे हैं, ठीक है, y इज इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ ले लेते हैं। तो साइन का ग्राफ कैसे बनता है, ये ऐसे,
ये साइन का ग्राफ है। ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, ये 3, ये हो जाएगा -1, -2, -3। अब साइन के ग्राफ में हम लोग देख रहे हैं, हम देखते हैं क्या कि इसमें देखिए ये जो हमारे पास है यहाँ से इधर, ये देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, इधर से ये, दूसरा यहाँ से ये, मतलब हमारे पास जो ग्राफ है, ग्राफ जा रहा है वो क्या कर रहा है कि इसकी जो रेंज है कहाँ तक जा रही है, 1 से लेकर -1 तक जा रही है। ये अकेले इस यहाँ पर नहीं, यहाँ पर भी देखिए -1 और यहाँ पर भी देखिए, आगे बढ़ेंगे यहाँ पर तो क्या आ जाएगा +1। तो जो रेंज है वो कहाँ से कहाँ तक जा रही है, -1 से लेकर 1 तक। ये इंक्लूड भी कर रहे हैं इनको, इसलिए हमने क्लोज ब्रैकेट लगा दिया, ठीक है। अब प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच देखेंगे तो प्रिंसिपल वैल्यू देखो -1 पे कहाँ आ रही है, पाई, और इधर कहाँ आ रही है -π/2। तो ये जो इसका कहाँ से कहाँ तक है, -π/2 से कहाँ तक आ रही है, π/2 तक आ रही है, ठीक है। ये तो ये हो गई इसकी क्या रेंज, और हमारे पास रेंज आ गई और ये वैल्यू आ गई प्रिंसिपल वैल्यू पर अगर हम इसी को ये जो ग्राफ है इसे x = sin इनवर्स y के लिए पढ़ते हैं तो क्या हो जाएगा, ये x हो जाएगा, ये x', ये हो जाएगा y और ये हो जाएगा y'। अब क्या हो जाएगा कि ग्राफ ऐसा बनेगा, यहाँ पर ले लेते हैं π/2, ये हो जाएगा पाई, ये हो जाएगा 3π/2 एंड 2π। सिमिलरली नीचे -π/2, ये हो जाएगा पाई, -3π/2 और हो जाएगा -2π। अब यहाँ से देखिए ग्राफ कैसे बनेगा, ये है साइन का ग्राफ। अब इसमें ये ले लेते हैं 1, ये 2, ये 3, ठीक है। अब इसमें देखिए अगर इन्वर्स का ग्राफ देखें तो इन्वर्स के ग्राफ में भी कहाँ तक जा रहा है, ये यहाँ तक जा रहा है, सारी की सारी वैल्यूज़ देखिए 1 तक है, इधर से भी देखिए ये 1 तक है, ठीक है। तो सारी की सारी 1 तक ही वैल्यू जा रही है, मतलब इसकी भी रेंज कहाँ से कहाँ तक जा रही है, 1 से, यहाँ पर माइनस है एक्चुअल में, ठीक है, 1 से लेकर -1 तक इसकी रेंज हो रही है, ठीक है। और इसकी जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है कहाँ तक जा रही है, π/2 से π/2। दूसरी बात ये है हमारे पास कि इसमें हमने बोला था क्या कि ये इन्वर्टिबल होना चाहिए, तो इन्वर्टिबल है क्यों, क्योंकि ये फंक्शन 1 भी है, ऑन टू भी है, क्योंकि सारी, इसी में समझ लेते कि सारी की सारी वैल्यूज़ देखो कहाँ तक जा रही है, 1 तक, फिर ये यहाँ से 1 तक, मतलब कि यहाँ एक बार वैल्यू टच हो गई, दूसरी वैल्यू यहाँ नहीं आएगी। अब दूसरी वैल्यू हम यहाँ पर पढ़ेंगे, कहाँ, 5π/2 की, मतलब 1 पे जो वैल्यूज़ आ रही है, एक आ रही है π/2, फिर दूसरी जा रही है 5π/2, मतलब वैल्यू एक के साथ एक ही कनेक्टेड है, दूसरी ये 1 हो गया। दूसरी बात ऑन टू की बात करें कि ऑन टू फंक्शन में सारे कनेक्टेड होने चाहिए, तो देखिए सारे के सारे तो कनेक्टेड है, सारे के सारे क्या है, कनेक्टेड है, कहाँ से, 1 के साथ, फिर 1 के साथ कनेक्टेड है, तो सारी की सारी ब्रांच भी क्या है, कनेक्टेड है, तो फंक्शन क्या हो जाएगा, 1 और दूसरा ऑन टू। अब हम बात करते हैं 1 और ऑन टू हो गया, तो इन्वर्टिबल फंक्शन की प्रिंसिपल वैल्यूज़ कैसे निकालेंगे, तो प्रिंसिपल वैल्यूज़ के लिए क्या होता है, हम एक समझ लेते हैं थोड़ा सा, एक एग्जांपल, एक हमने ये लाइन ले ली, सपोज कि इधर है हमारे पास जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच चाहिए, ये कहाँ से कहाँ तक है, -π/2, सपोज ये -π/2 है और ये कितना है, +π/2। अब इसमें बीच में जितनी भी वैल्यू रहेगी वो सॉल्यूशन हो सकते हैं इस साइन इनवर्स फंक्शन के, सॉल्यूशन हो सकते हैं, मतलब -π/2 से π/2 क्या होता है, ऑब्वियसली ऐसा समझ नहीं आता, पर ऐसा लिखूँ मैं 90 और -90 तो डायरेक्टली समझ में आ जाता है, क्या हो जाएगा 90, उसके बाद हम लिख लेते हैं -60, कितना हो जाएगा -30, फिर 0 ले लेते, 30 ले लेते, अच्छा 45 छोड़ दिया हमने, 45 भी ले ही लेते, -45 -30, ठीक है, और -30 के बाद यहाँ पर ले लेते कितना 0 +30 के बाद ले लेते 45 के बाद हो जाएगा कितना 60। अब इसे ही तो लिखा जाता है -π/3, इसे लिखा जाएगा -π/4, इसे लिखा जाएगा माइनस कितना लिखेंगे -π/6, 0, ये कितना हो जाएगा π/3, ओ सॉरी 6, π/4 और यहाँ कितना हो जाएगा π/3, यही तो सेम वैल्यू लिखी है।
तो मतलब हमारे जो प्रिंसिपल वैल्यू लिखेंगे वो इसके बीच में लिखेंगे। क्वेश्चंस के साथ भी ये बनाते चलेंगे समझने के लिए, ठीक है। और जो अदर ट्रिग्नोमेट्रिकल ग्राफ्स है वो आप एक बार देख लीजिए, बुक में दिए हुए हैं, ऐसे ही बने हुए हैं सारे के सारे। साइन का ठीक है, साइन के बाद कॉस है, टैन है, सेक है, कॉसेक है, कॉट है। हम एक बार इसके जो प्रिंसिपल वैल्यू है, रेंज है और डोमेन है, इसकी बात कर लेते हैं। पीछे जो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशोज है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशोज में देख लेते हैं कि ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशो 6 लिख लिया हमने, उसके डोमेन और रेंज लिख लिया। अभी अभी देखा था हमने, जो डोमेन आ रहा था -1 से 1 आ रहा था, किसका? साइन का। इसके पहले ग्राफ में देखा है, ठीक है। और उसकी रेंज कहाँ से कहाँ तक जा रही थी? -π/2 से लेकर कहाँ तक जा रही थी? π/2 तक। अब प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच जो रेंज होती है वही उसकी क्या होती है? प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच होती है, क्योंकि y = sin इनवर्स x फंक्शन के लिए जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है वो y की वैल्यू -π/2 से लेकर कहाँ तक? π/2, और इनके इक्वल भी, क्योंकि हमने ये π/2 को भी इंक्लूड किया है, क्लोज ब्रैकेट लगा दिया है, ठीक है, क्योंकि π/2 भी रहता है उसमें। -π/2 से लेकर π/2 और इन दोनों को मिलाकर इनकी क्या बनती है? रेंज बनती है। अभी भी हमने उसके एक क्या देखा, ग्राफ भी देख लिया था उसका, ठीक है। सिमिलरली कॉस इनवर्स का है, कॉस इनवर्स का भी सेम बनता है 0 से लेकर पाई तक, ठीक है। इसकी रेंज 0 से पाई तक है। तो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच भी y की कहाँ से कहाँ तक हो जाएगी? 0 से लेकर पाई तक, और 0 और पाई भी होगी, ठीक है। पर tan में जो होता है, tan इनवर्स फंक्शन में जो रेंज होती है वही इसकी रेंज ही क्या हो जाता है? डोमेन बन जाता है। रेंज कहाँ से कहाँ तक आती है? -π/2 से π/2 पर ये दोनों वैल्यू इंक्लूड नहीं है। -π/2 से π/2 के बीच की वैल्यूज को लेना है, -π/2 एंड π/2 इंक्लूड नहीं करना है। इसलिए y की वैल्यू लिख ली, क्या हो जाएगा? y इज ग्रेटर देन -π/2 एंड लेस देन -π/2। सॉरी, y इज ग्रेटर देन -π/2 एंड लेस देन π/2। ये किस फंक्शन के लिए है? y = tan इनवर्स फंक्शन के लिए है। और यहाँ पर कॉट के लिए सेम है, इनकी जो डोमेन होता है वही रेंज ही डोमेन होता है इसका, ठीक है, 0 to π, ठीक। तो ये सिमिलरली सारे के सारे। पर हम इन दो फंक्शंस में देखते हैं, सेक इनवर्स में जो वैल्यू है -इनफाइनाइट से लेकर +∞ तक होती है, पर इसमें एक वैल्यू छूट जाती है, क्या? 0 नहीं होती। 0 इसमें नहीं रखना है। यहाँ पर देखो हमने लिख दिया, यहाँ पर 0 नहीं है रेंज में, और जो डोमेन है उसमें। तो इसकी रेंज में, क्योंकि 0 यहाँ पर हम 0 की वैल्यू बात करेंगे तो π/2 पर आती है, तो हमारे पास जो रेंज है वो π/2 को इंक्लूड नहीं करना। 0 से लेकर पाई तक की जितनी भी वैल्यूज़ होती है उसमें सारी की सारी वैल्यूज़ लेना है 0 to π, और 0 और π इंक्लूड करके। पर कौन सी वैल्यू नहीं लेना? माइनस कर देना π/2, मतलब π/2 का आप इंक्लूड नहीं करोगे सेक इनवर्स फंक्शन में। y डज नॉट इक्वल टू π/2, π/2 नहीं होता। सिमिलरली कॉसेक इनवर्स में जो होता है हमारे पास y डज नॉट इक्वल टू 0, 0 नहीं लेना है। बाकी सारी की सारी -∞ से +∞ तक इसका डोमेन होता है। रेंज बनती है इसकी -π/2 से π/2, हालांकि 0 माइनस करना है क्योंकि 0 लेना नहीं इस फंक्शन के लिए। 0 पर ये ट्रुथ नहीं होता, मतलब कि सत्यता नहीं दिखाता अपना, ठीक है। तो यहाँ पर -π/2 को इंक्लूड करना है। ये जो ब्रैकेट लगे हैं ये ओपन ब्रैकेट और क्लोज ब्रैकेट है। क्लोज का मतलब है कि यहाँ पर हमें इन वैल्यूज़ को इंक्लूड करना है, ओपन का मतलब इन वैल्यू को इंक्लूड नहीं करना, इनकी बीच की वैल्यू को लेना है, बस इतना सा। अब सीधा सीधा हम चलते हैं कहाँ पर? एक्सरसाइज की ओर, जिसमें हमें क्या निकालना है? प्रिंसिपल वैल्यूज निकालना है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। क्वेश्चन ने बोला है कि आपको प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करनी है। प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करनी किसकी? साइन इनवर्स -1/2। लेट करिए यहाँ पर, लेट y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? साइन इनवर्स -1/2। साइन को इस साइड ले आइए तो साइन y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? -1/2। 1/2 किसकी वैल्यू होती है साइन के फंक्शन में? तो हमें पता चला कि π/6 की होती है, मतलब कि साइन 30 की वैल्यू होती है, ठीक है। साइन नहीं लिखा, साइन लिख देते, साइन π/6 की वैल्यू होती है, ओके। अब हमने फॉर्मूला पढ़ा है कि क्या? साइन -θ इज इक्वल टू -sin θ होता है। यहाँ पर -sin θ गिवन है, हम इसे लिख सकते हैं क्या? साइन -π/6 लिख सकते हैं। पर हमें ये पता है कि वी नोज दैट प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ फंक्शन साइन इनवर्स फंक्शन इज कितना होता है? -π/2 से लेकर किसके बीच में होता है? π/2 के बीच में होता है। देन हमारे पास देखो साइन y इज इक्वल टू कितना है?
डायरेक्टली लिख लेता हूँ मैं, y की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास, साइन y की वैल्यू हो गई -π/6 हो गई। तो लिखना पड़ेगा प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ किसकी, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स -1/2 की, कितना आया इसके इक्वल y है, y की वैल्यू कितनी आई है आपकी -π/6। तो ये आ गई इसकी प्रिंसिपल वैल्यू, क्योंकि ये -π/6 इसके बीच में लाई कर रहा है, अगर लाई करता है तो यही प्रिंसिपल वैल्यू है उसकी। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी लेट किया, y इज इक्वल टू कितना ले लिया हमने, कॉस इनवर्स, माइनस नहीं है यहाँ पर, कॉस इनवर्स √3/2, कॉस को इस साइड ले आए तो कॉस y इज इक्वल टू कितना हो गया, √3/2। अब ये चेक किया कि cos y इक्वल टू √3/2 किसकी वैल्यू होती थी, ये भी किसकी होती है, cos π/6 की ही वैल्यू होती है, √3/2 होती है। अब cos π/6 की वैल्यू होती है, दैट मीन्स y इक्वल टू π/6 हो गया। अब हमें ये भी पता है कि जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच होती है, ब्रांच ऑफ कॉस इनवर्स फंक्शन, कॉस इनवर्स इज कहाँ से कहाँ तक होती है, 0 से लेकर पाई के बीच में होती है। अब 0 से पाई के बीच में होती है तो ये क्या 0 से पाई के बीच में है, y इज इक्वल टू π/6, 0 से पाई के बीच में ही है। चलो तो ये हो जाएगा प्रिंसिपल जो वैल्यू हो जाएगी किसकी, कॉस इनवर्स √3/2 की, वो कितनी हो जाएगी, π/6। यह आ गई प्रिंसिपल वैल्यू। प्रिंसिपल वैल्यू निकालना बड़ा आसान है ना, 2-3 क्वेश्चन और देख लेते हैं। हाँ ओके, थर्ड क्वेश्चन में लिखा है कॉसेक इनवर्स 2, कॉसेक इनवर्स 2 है, y इज इक्वल टू लेट करेंगे, y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, कॉसेक इनवर्स 2, कॉसेक इस साइड लेके आ जाएंगे तो ये हो जाएगा कॉसेक कितना हो जाएगा, y इज इक्वल टू 2, किसकी वैल्यू होती है कॉसेक, साइन का अपोजिट होता है, साइन 1/2 किसकी वैल्यू होती है, π/6 की, तो ये भी कितना हो जाएगा कॉसेक π/6, मतलब कितना डिग्री हो गया, 30 डिग्री, ठीक है, कॉसेक 30 की वैल्यू होती है 2। अब y की वैल्यू π/6 आ गई, y की वैल्यू कितनी आ गई, π/6। जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है, वी नो दैट प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ किसका, कॉसेक इनवर्स इज, कहाँ से कहाँ तक होता है हमें पता है, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच जो होती है वो होती है -π/2 से लेकर π/2 तक, लेकिन उसमें 0 इंक्लूड नहीं होता है, ठीक है। क्या इसके बीच में है, कौन सी वैल्यू, π/6 है, इसके बीच में है। तो जो प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ किसकी प्रिंसिपल वैल्यू, कॉसेक इनवर्स 2 कितनी आ गई आपकी, π/6 आ गई। क्यों, क्योंकि y की वैल्यू जो है, y की वैल्यू कितनी है आपकी, π/6 है, यही तो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, ये देखो ब्रांच के बीच में, ठीक है। अब इसमें देखिए tan में, सपोज y इज इक्वल टू कितना है, tan इनवर्स -√3, tan को इस साइड ले आएंगे तो tan y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, -√3, tan y √3 काय की वैल्यू होती है, tan 60 की π/3 होती है, ओके। यहाँ पर देखिए tan -θ इज इक्वल टू हो जाता है tan θ, ठीक है, सॉरी -tan θ, तो लिखेंगे tan y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, tan -θ लिख सकते हैं इसे, तो ये हो जाएगा π/3, ठीक है। अब इसकी जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ किसका, tan इनवर्स फंक्शन, कहाँ तक होती है, tan इनवर्स फंक्शन की -π/2 से लेकर π/2, इन दोनों को इंक्लूड नहीं करते हैं। क्या इसके बीच में है -π/3, हाँ इसके बीच में है, तो y इज इक्वल टू कितना हो गया, -π/3। तो प्रिंसिपल वैल्यू कितनी हो गई, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ किसकी निकालना है, tan इनवर्स -√3 की प्रिंसिपल जो वैल्यू है वो कितनी आ गई हमारी, y की वैल्यू -π/3, ये हो गई इसकी प्रिंसिपल वैल्यू। बहुत इजी क्वेश्चंस हैं, इसमें भी देखिए, इसमें सॉल्व करते हैं।
y इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है, कॉस इनवर्स -1/2 दिया हुआ है। चलो लिखते हैं इसे, ठीक है। तो कॉस इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, कॉस y इज इक्वल टू -1/2 और कॉस y इज इक्वल टू -1/2 है, तो -1/2 किसकी वैल्यू है, हम बात करेंगे cos 60 की, π/3 की, ठीक है। cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, ठीक। अब इसमें देखा हमने माइनस cos थीटा हो जाएगा, मतलब कि π/3 अगर देखें तो 0 से ये माइनस आ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 0 से पाई के बीच में तो वैल्यू आ ही नहीं रही है ना, माइनस में, क्योंकि माइनस में अगर वैल्यू आए तो 0 के नीचे चल जाएगी। इसलिए हमें याद रखना है कि यहाँ पर cos 180, ये देखो cos, डायरेक्ट लिख लेता हूँ, -cos थीटा इज इक्वल टू cos 180 प्लस कितना होता है थीटा, इसे लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, cos y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, cos 180 प्लस माइनस थीटा होता है, सॉरी यहाँ पर हो जाता है माइनस थीटा, cos 180 माइनस थीटा होता है, तो cos 180 माइनस थीटा की वैल्यू कितनी है, π/3 है, तो cos y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, cos 3 1 जा 3, 3π माइनस पाई 2π/3 हो जाएगा। अब ये 2π/3, तो y की वैल्यू आ गई हमारी 2π/3। हमने चेक किया कि ये पाई और पाई से लेकर किसके बीच में, 0 से लेकर पाई के बीच में, क्योंकि जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच होती है, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ कॉस इनवर्स इज कितना होता है, 0 से लेकर पाई के बीच में होता है, और ये वाली 0 से पाई के बीच में वैल्यू आ रही है, ठीक है। अगर 2π/3 0 से पाई के बीच में, चेक कर लो 0 से पाई के बीच में आ रही कि नहीं, 2π/3 का मतलब कितना होता है, 120 डिग्री हो जाएगा, 120 इसके बीच में है, 0 से 180 के बीच में, ठीक है। तो ये जो प्रिंसिपल वैल्यू है किसकी, कॉस इनवर्स -1/2 की, वो कितनी आ गई हमारी 2π/3, ये हो गया आंसर, ठीक है। ऐसे के ऐसे ही क्वेश्चन है सारे के सारे। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 में सेम करना है, सेम वैल्यू लेट करेंगे, क्या y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, tan इनवर्स -1, tan को इस साइड लेके आएंगे तो tan y इज इक्वल टू -1, 1 किसकी वैल्यू होती है, माइनस तो है एज इट इज, 1 होती है tan 45 की वैल्यू, तो लिखेंगे कितना, π/4। अब ये भी पता है आपको कि -tan थीटा इज इक्वल टू tan - थीटा हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे -tan थीटा इज इक्वल टू, थोड़ा इधर लिख लेते हैं, -tan थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, tan - थीटा। अब ये पता है आपको, तो यहाँ पर लिखेंगे कितना, tan y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, tan -π/4, थीटा मतलब π/4, तो y की वैल्यू इनडायरेक्टली बोले तो -π/4 आई हुई है। अब प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच देखते हैं, तो ये हो जाएगा, वी नो दैट द प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ किसकी, tan इनवर्स फंक्शन, tan इनवर्स इज कहाँ से कहाँ तक होती है, -π/2 से लेकर π/2 होता है इन ओपन ब्रैकेट, ठीक है। ये -π/2 से π/2 के बीच में ही है, -π/4, मतलब ये देखो, तो यहाँ पर प्रिंसिपल जो वैल्यू है ऑफ किसकी, tan इनवर्स -1 की कितनी आ गई हमारी, -π/4। अब कई बच्चों को ये समझ नहीं आता कि ये इसके बीच में है कि नहीं है, ये देखो बहुत इजी होता है, क्या है, -90 लिखा हुआ है और ये क्या लिखा है, +90 लिखा है, चेक कर लो कितना है, -π/4 मतलब 45 -45 इसके बीच में ही आता है, ठीक है। तो ये हाँ लाई कर रही है, चलो ख़त्म, ठीक है। वैसे के वैसे यहाँ पर भी है, y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, सेक इनवर्स, यहाँ मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ आप शॉर्टकट में, क्योंकि ये लिखा हुआ है एग्जैक्टली कैसे लिखते हैं, सेक y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2/√3, तो सेक y की वैल्यू 2/√3 किस में होती है, देखो सेक कॉस का अपोजिट होता है, √3/2, उसमें 30 की वैल्यू होती है, तो ये हो जाएगा 30 की वैल्यू π/6 होती है, ठीक है। तो y की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, π/6। प्रिंसिपल वैल्यू देखिए, अगर प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ किसका फंक्शन, सेक इनवर्स कितनी होती है, इज कहाँ से कहाँ तक होती है, 0 से लेकर पाई तक होती है, पर इसमें π/2 इंक्लूड नहीं होता, ठीक है। ये वैसे भी π/2 नहीं है, π/6 है, 0 से पाई के बीच में π/6 आ रहा है, तो जो प्रिंसिपल वैल्यू है किसकी, सेक इनवर्स 2/√3 की कितनी आई, y की वैल्यू, ये देखो ये इसके इक्वल रखना है y की वैल्यू कितनी है, π/6, तो रख दी हमने π/6।
सिमिलरली कॉट का है, कॉट के लिए क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स √3, कॉट इस साइड लेके आ जाएंगे तो कितना हो जाएगा, कॉट y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, √3। ओके, थोड़ा स्पीडली कर रहे हैं। तो कॉट y इज इक्वल टू √3, काय की वैल्यू थी, कॉट 30 की, तो पाई बाय कितना हो जाएगा, 6। y की वैल्यू पाई बाय 6 आ गई। अब कॉट की प्रिंसिपल वैल्यू कितनी है, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ किसका, कॉट का, काय का होता है 0 to कितना होता है, पाई। अब 0 to पाई पूरा लिख लेना पड़ेगा हमें, कॉट इनवर्स इज 0 to पाई, ये 0 to पाई के बीच में है, तो प्रिंसिपल वैल्यू कितनी आ गई इस फंक्शन की, ऑफ किसकी, कॉट इनवर्स √3 की प्रिंसिपल वैल्यू आ गई आपकी कितनी, पाई बाय 6, ये है। तो ये 8 हो गए। 2 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं, 9th और 10th। 11 से हम करते हैं क्योंकि 9, 10 सिमिलर है इसी की तरह। ओके, 11 क्वेश्चन भी सेम इज है, जैसे प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करना है, जैसे देखो फाइंड द वैल्यू ऑफ। अब क्या किया उसने, पहले सिंगल फंक्शन दी, अब 3 फंक्शन एक साथ प्लस करके दिए और बोला कि फाइंड द वैल्यू ऑफ। कुछ नहीं, देखो यहाँ पर क्या है कि हमारे पास y इज इक्वल टू ले लेते tan इनवर्स 1, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, tan y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1, और tan y की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, tan 45 की वैल्यू थी 1, पाई बाय 4, तो y इज इक्वल टू पाई बाय 4। बस ध्यान रखना है कि ये प्रिंसिपल वैल्यू के बीच में आता है कि नहीं आता है। देखो tan जो इन्वर्स वाला फंक्शन होता है उसकी वैल्यू 0 से पाई बाय 2 के बीच में होती है, तो 0 से पाई बाय 2 के बीच में लिखी हुई है। चलो ठीक है, दूसरा ले लेते क्या, x इज इक्वल टू ले लेते सपोज क्या, cos इनवर्स -1/2। चलो ठीक है, cos इस साइड है तो cos x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, -1/2। cos x की वैल्यू ध्यान देना यहाँ पर, सपोज यहाँ पर -1/2 है, किसकी वैल्यू हो जाएगी, cos में 60 की, मतलब कि पाई बाय कितना हो जाएगा हमारे पास 3। पर हमें पता है क्या, cos माइनस cos थीटा इज इक्वल टू cos 180 माइनस थीटा। अब इसे चेंज करना पड़ेगा क्या, cos x इज इक्वल टू cos 180 माइनस थीटा पाई माइनस पाई बाय 3। तो इसकी वैल्यू, ये अभी भी क्वेश्चन सॉल्व भी किया था हमने, तो इसकी वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, cos x इज इक्वल टू cos 3 पाई माइनस 2 पाई बाय 3। तो इस फंक्शन की वैल्यू डायरेक्ट बोले तो tan इनवर्स की जो वैल्यू आई है 1 की, वो कितनी आ गई हमारी, पाई बाय 4। यहाँ पर क्या है, cos इनवर्स -1/2 की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 2 पाई बाय 3। एंड एक फंक्शन और सॉल्व करना है हमें, क्या, साइन का, तो z इज इक्वल टू ले लेते क्या, साइन इनवर्स 1 फंक्शन अलग अलग ले रहे, साइन z इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, -1/2, और साइन z इज इक्वल टू माइनस साइन 1/2 की वैल्यू क्या होती है, पाई बाय 6, 60 डिग्री की, 30 डिग्री की, तो ये हो जाएगा साइन माइनस पाई बाय 6 हो जाएगा, साइन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा। तो साइन वाले फंक्शन की वैल्यू भी कितनी आ गई, साइन इनवर्स -1/2 की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, -पाई/6 आ गई। अब सारी की सारी वैल्यू पुट करना है, देन वैल्यू पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो tan इनवर्स 1 इसकी वैल्यू निकाल ली, प्लस cos इनवर्स -1/2 प्लस साइन इनवर्स -1/2, इसकी सारी वैल्यू रखेंगे तो tan इनवर्स 1 की वैल्यू कितनी निकली आपकी, ये पाई बाय 4 निकली है, आपने रख दी पाई बाय 4, प्लस है प्लस लगा दिया, इसकी वैल्यू कितनी निकली 2 पाई बाय 3, तो ये हो जाएगा 2 पाई बाय 3, प्लस है cos -1/2 की वैल्यू -पाई/6, ये लिख दिया -पाई/6। एलसीएम ले लो सबका, कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा, 4 3 ज़ा 12, 3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा ऊपर, ठीक है, 3 4 ज़ा 12, 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 पाई हो जाएगा, माइनस है तो माइनस, 6 2 ज़ा 12, तो ये हो जाएगा 2 पाई, 3 और 8 हो गया 11 पाई, माइनस कितना हो जाएगा 2 पाई अपॉन में 12, 11 में से 2 गया तो कितना बचा 9 पाई अपॉन में 12, 3 से कैंसिल हो जाएगा, 3 3 ज़ा 3 4 ज़ा, तो कितना आ जाएगा आंसर 3 पाई बाय 4। ये आ गया इसकी वैल्यू, बहुत इजी है, कुछ नहीं करना, प्रिंसिपल वैल्यू सिंगल की निकालना है और वैल्यू पुट कर देना है, हो गया आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 भी इसी तरह। चलो ये क्वेश्चन नंबर 12 है, देखिए क्या है,
कॉस इनवर्स 1/2 टू साइन इनवर्स 1/2 ये दिया हुआ है। लेट करते y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1/2, कॉस इस साइड आए तो कॉस y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/2। कॉस में काय की वैल्यू है 1/2, कॉस 60 डिग्री मतलब कि π/3 की। देखो ये y इज इक्वल टू π/3, तो प्रिंसिपल वैल्यू जो है कॉस इनवर्स 1/2 की वो कितनी आ गई आपकी π/3 आ गई। क्यों? क्योंकि ये 0 to π के बीच में, ठीक है। दूसरा है क्या, x इज इक्वल टू 2 तो लेना नहीं है, साइन इनवर्स कितना है 1/2, तो साइन इस साइड आए तो साइन x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/2। काय की वैल्यू होती है साइन के फॉर्म में 1/2 साइन 60 डिग्री 30 डिग्री की, तो π/6 हो जाएगा, ठीक है। तो π/6 हो जाएगा हमारे पास, तो क्या हो जाएगा x की वैल्यू आ गई π/6, दैट मीन साइन इनवर्स जो 1/2 की प्रिंसिपल वैल्यू है वो कितनी है π/6 है, ठीक है। अब वैल्यू निकालना है कॉस इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स कितना है 1/2, इसकी वैल्यू निकालना है। कितनी निकल जाएगी, एक तो कितना है 3 है, फिर प्लस 2 है तो 2 लगा दिया, इनटू कितना है π/6 तो π/6, 2 3 जा 6, तो ये हो गया π/3 प्लस कितना हो गया π/3, ये आ जाएगा कितना 2π/3, ये हो गया आंसर। ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है। फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए कुछ आइडेंटिटीज़ और प्रॉपर्टीज़ है वो देखते हैं, उसके बाद ही हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे।